हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष पाटीदार गुरुकुल एग्री एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास काफी बच्चों के कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी एमपीपीएटी एग्जाम कब होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी एग्जाम होने के जो चांसेस है वो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपकी कभी भी आपकी एग्जाम हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं एमपीपीएटी के 2008 के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। ये इसमें आपके एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन क्रॉप प्रोडक्शन के और 50 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के। इस प्रकार 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के जो इंपॉर्टेंट हैं, और आने वाली जो पीएमपीपीएटी 2020 है, शायद हो सकता है कि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे 100 एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस के बारे में जो एमपीपीएटी 2008 का पेपर है। ये वीडियो मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर आया हूं। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में वो मुझे कमेंट कर सकता है। मैं अगर किसी भी क्वेश्चंस में उसको डाउट आ रहा है तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अंगूर का प्रसारण किया जाता है। ग्रेप इज प्रोपोगेटेड बाय। चूंकि अंगूर का जो प्रसारण किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है बाय कटिंग, सेकंड ऑप्शन बाय लेयरिंग, थर्ड ऑप्शन बाय टी बडिंग, फोर्थ है बाय इनार्चिंग। तो जहां तक अंगूर की बात करते हैं तो अंगूर में जो फ्रूटिंग होती है वो नई ब्रांचेस जो होती है वो फ्रूटिंग करती है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बाय कटिंग। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका, लखनऊ 49 सरदार एक किस्म है। लखनऊ 49 सरदार इज अ वेराइटी ऑफ। चूंकि लखनऊ 49 ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो वेराइटी है ये है आपकी गुआवा अमरूद की वेराइटी। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, आम का वनस्पतिक नाम है, बोटनिकल नेम ऑफ मैंगो। चूंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए मेंजीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन फोर्थ है, भारत में फलों की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल है। इन इंडिया द एरिया अंडर फ्रूट कल्टीवेशन इज ड्यूरिंग 2006 टू 7। चूंकि ये पुराना डेटा है, इसमें जो आपका उस टाइम अभी जो करंट जो आपका फ्रूट का जो एरिया है इंडिया में वो है आपका 6.2 मिलियन हेक्टेयर। तो उस टाइम पहले ज्यादा था, चूंकि अब डिक्रीजिंग हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 7.1 मिलियन हेक्टेयर। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि आम के व्यवसायिक प्रसारण में काम आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ मैंगो। क्योंकि आम की बात करते हैं, मैंगो की बात करते हैं, तो जो इसका कमर्शियल प्रोपगेशन जो होता है उसमें पहला फर्स्ट ऑप्शन है बाय बडिंग, कटिंग, एयर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। जो कि आम में जो ज्यादातर जो प्रोपगेशन मेथड यूज होती है वो वीनियर ग्राफ्टिंग होती है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा शरद ऋतु में उगाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीजनल प्लांट्स इज ग्रोन इन विंटर सीजन। इन्होंने पूछा है एनुअल जो सीजनल प्लांट है और विंटर सीजन में ग्रोन होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा डी एस्टर। चूंकि जीनिया, कोचिया और बाल्सम ये आपके शरद ऋतु विंटर सीजन में ग्रोन नहीं किए जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। देसी गुलाब रोजा डेमोसेना के पुष्प में सुगंधित तेल होता है। देसी रोज फ्लावर कंटेन एसेंशियल ऑयल। इसमें ये भी आपके एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 0.04% ऑप्शन नंबर ए। लॉन लगाने की कौन सी विधि प्रचलित है। विच इज द पॉपुलर मेथड फॉर लॉन प्लांटिंग। जो लॉन प्लांटिंग जो होती है, लॉन लगाने की जो बेस्ट जो फेमस मेथड है, पॉपुलर मेथड है, तो ये भी आपके एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी डिबलिंग विधि। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है, कट फ्लावर की खेती के लिए गुलदाउदी का प्रसारण किया जाता है। फॉर कट फ्लावर कल्टीवेशन क्राइसेंथेमम इज प्रोपोगेटेड बाय सकर्स, सीड, हार्डवुड कटिंग और ट्यूबर। तो जो क्राइसेंथेमम होती है, इसका जो कट फ्लावर की अगर आपको कल्टीवेशन करना है तो इसका जो प्रोपोगेशन यूज करते हैं हम लोग जनरली वो सकर्स के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 10th क्वेश्चन है, अंग्रेजी गुलाब का प्रसारण निम्न द्वारा किया जाता है। इंग्लिश रोज इज प्रोपोगेटेड बाय।
चूंकि गुलाब की बात करते हैं तो गुलाब में जो प्रोपगेशन यूज होता है, जो प्रोपगेशन मेथड यूज होती है वो आपकी होती है टी बडिंग। तो इन कटिंग नहीं होती है, इन आर्चिंग, लेयरिंग और करेक्ट सबसे ज्यादा जो प्रोपगेशन मेथड यूज होती है वो टी बडिंग, ऑप्शन नंबर डी। 11th वाला क्वेश्चन है, भारत में तुड़ाई के पश्चात मतलब हार्वेस्टिंग के बाद फल सब्जियों में नुकसान होता है इन इंडिया, द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर। क्योंकि दो टाइप के लॉसेस होते हैं आपके, एक होता है प्री हार्वेस्ट लॉसेस, एक होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में जो लॉसेस होता है आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, वो कितना होता है? तो 20 to 40%, 10 to 15%, 30 to 40%, 5 to 10%। क्योंकि इसमें जो आपका जो लॉसेस होता है वो होता है 20 to 40%, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। 12 वाला क्वेश्चन है, ब्लांचिंग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ ब्लांचिंग? मीनिंग की ब्लांचिंग की डेफिनेशन क्या है? तो जनरली जो ब्लांचिंग होती है, जहां तक मैंने आपको बताया है, तो इसमें आपकी जो वेजिटेबल्स को हम लोग बॉईल करते हैं और वो कितने टाइम के लिए करते हैं तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है सब्जियों को 2 से 5 मिनट तक पानी में उबालना, नहीं। सब्जियों को 30 मिनट तक पानी में उबालना, सब्जियों को 2 से 5 मिनट तक चीनी। क्योंकि चीनी वाला ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सब्जियों को 2 से 5 मिनट तक पानी में उबालना, बॉईल द वेजिटेबल्स इन वाटर अप टू 2 to 5 मिनट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइपलिंग विधि में सब्जियों और फलों का छिलका उतारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज्ड इन लाइपलिंग मेथड टू रिमूव द पील ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट? जो लाइपलिंग विधि होती है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो पील होता है उसको रिमूव करने के लिए जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है, जिसकी जो परसेंट वैल्यू होती है 1 to 2%। ये आपकी एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। 14 क्वेश्चन है, स्क्वेज शरबत में फल रस की मात्रा होती है, स्क्वेज कंटेन फ्रूट जूस परसेंट। चूंकि ये भी डेटा से रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो 25% इसका ऑप्शन आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसे मुझे समझाने की आई थिंक जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग द जेली? जो जेली बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो सुटेबल फ्रूट होता है वो होता है आपका गुआवा अमरूद, ऑप्शन नंबर ए। टमाटर सॉस में कुल घुलनशील ठोस TSS की मात्रा होती है, द परसेंटेज ऑफ टोटल सोल्यूबल सॉलिड TSS इन टोमेटो सॉस इज। तो इसको भी, ये भी डेटा रिगार्डिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम से नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो 25% इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 25%। निम्न में से कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोऑपरेटिव सोसाइटी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफको, क्रबको, नाफेड और नाबार्ड। चूंकि इफको, क्रबको और नाफेड ये तीनों कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। डी है आपका नाबार्ड। नाबार्ड आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है, चूंकि एक फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है नाबार्ड, इसलिए करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिनमें से कौन सी संस्था फार्म क्रेडिट का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट ए सोर्सेस ऑफ फार्म क्रेडिट? SBI, RBI, PNB, LDB। तो जनरली इसमें जो RBI होती है वो किसी भी फार्म क्रेडिट का सोर्स नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी। SBI भी आपका क्रेडिट करती है, PNB भी आपका, पंजाब नेशनल बैंक भी क्रेडिट करती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होती है वो भी आपकी क्रेडिट करती है। बट फार्म जो क्रेडिट होती है उसके लिए सोर्स आपका RBI नहीं है, क्योंकि RBI फार्मर्स को डायरेक्टली लोन नहीं देता है, RBI बैंकों को लोन देता है और फिर बैंक्स जो होती है वो फार्मर्स को लोन देती है। तो RBI इनडायरेक्ट सोर्स होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 19 में से कौन सा फसल खाते में से सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर क्रॉप रिकॉर्ड? चूंकि यहां पूछ रहा है कि क्रॉप की जो रिकॉर्ड होती है उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। सीड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इरिगेशन एरिया, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, मिल्क प्रोडक्शन ऑन फार्म। चूंकि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये आपके क्रॉप के कल्टीवेशन से रिगार्डिंग है, जिसमें क्रॉप की कल्टीवेशन होती है। डी ऑप्शन जो है फार्म पर दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन ऑन फार्म,
ये आपके क्रॉप रिकॉर्ड से रिलेटेड नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन आपका, कौन सा किसान लघु जोत में सम्मिलित नहीं है? फार्मर के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स? 1 हेक्टेयर से कम, 1 to 2 हेक्टेयर के मध्य, 2 to 4 हेक्टेयर के मध्य, 4 हेक्टेयर या इससे ऊपर। तो जनरली हमें पता होना चाहिए कि मार्जिनल फार्मर जो होता है वो लेस देन 1 हेक्टेयर होता है, और स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स की बात करते हैं तो होता है 1 to 2%, 1 to 2 हेक्टेयर के बीच में आपकी इसके पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 में खाद्य अनाज भारत में उत्पादन मिलियन टन लगभग था। द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 13-14 वाज मिलियन टन। जनरली ये जो क्वेश्चन फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 200 मिलियन टन। और प्रेजेंट टाइम जो अभी आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो आपका 284 मिलियन टन, 284 मिलियन टन अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में है, ऑप्शन नंबर डी। 22 क्वेश्चन आपका, देश की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? हाउ मेनी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। चूंकि एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो भारत की जनसंख्या है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 30%, 20%, 40% और 60%। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया का जो कल्चर है वो एग्रीकल्चर ही है, मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही वर्क करती है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा डी 60%। बट अभी इसका जो करंट डेटा, जो करंट परसेंट है ये हो गया, अब हो चुका है 55%। 23 क्वेश्चन है, मृदा पीएच निम्न के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सॉइल पीएच कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग ऑफ। हमें सॉइल का जो पीएच होता है उसे जनरली जो बढ़ाते हैं किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? लाइम, जिप्सम, यूरिया, केसीएल। कॉमन सी बात इसमें समझने की बात यह कि केसीएल, यूरिया और जिप्सम ये तीनों आपके फर्टिलाइजर हैं। लाइम जो होता है चूने के द्वारा जनरली हम पीएच को बढ़ा सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा ए। 24 क्वेश्चन है, बलुई मृदा में रेत की मात्रा होती है। सैंडी सॉइल्स कंटेन सैंड अमाउंट। जो सैंडी सॉइल होती है, जो बलुई मृदा होती है, उसमें रेत की जो मात्रा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसमें 7% ही होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा डी 60% से अधिक, मोर देन 60%, ऑप्शन नंबर डी। 25 क्वेश्चन है, सामान्यतः मध्यम वर्ग की मृदा में कार्बनिक पदार्थ होता है। परसेंटेज जनरली इन मीडियम कैटेगरी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज फाउंड। जो मीडियम कैटेगरीज की सॉइल होती है उसमें सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट होता है? तो जनरली ये जो होता है आपका 0.5 to 0.75 मीडियम होता है, 0.5 से लेस देन होता है। लो जिसको हम लोग बोलते हैं लो कैटेगरी में 0.5 से लेस देन, मीडियम कैटेगरीज में होता है 0.5 to 0.75%, और हाई कैटेगरीज में जो होता है वो होता है मोर देन 0.75 से ज्यादा, मोर देन होता है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। 26 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। टिलेज इंप्लीमेंट्स की बात करते हैं, इसमें प्राइमरी में प्राइमरी जो टिलेज होता है उसमें सभी प्लव आते हैं, तो डिस्क प्लव और मिट्टी पलटने वाला हल एमबी प्लव, ये ऑप्शन आपके हट जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं होंगे। सिड्डिल आपका ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन होगा हेरो, जो एक सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स में आता है, ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक भूपरिष्करण से तात्पर्य है, प्राइमरी टिलेज रिफर्स टू इंटर कल्चरल ऑपरेशंस, लैंड प्रिपरेशन, सोइंग और हार्वेस्टिंग। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी डी ये रिमूव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए ये आपका सेकेंडरी टिलेज में आता है, तो लास्ट में आपका ऑप्शन बचता है भूमि की तैयारी, जिसमें हम प्राथमिक भूपरिष्करण में भूमि की तैयारी ही करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कंबाइन का प्रयोग किया जाता है, कंबाइन इज यूज्ड फॉर, क्योंकि कंबाइन को ही हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं, तो हार्वेस्टर से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। कटिंग ऑफ क्रॉप एंड थ्रेशिंग, वीडिंग एंड होविंग, सीड सोविंग, नन ऑफ दिस। तो जो हार्वेस्टर होती है वो पहले क्रॉप की कटिंग करती है, उसकी थ्रेशिंग करती है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि हार्वेस्टर कोई वीडिंग का वर्क नहीं करती है, होइंग वर्क नहीं करती है, सीड की सोइंग भी हार्वेस्टर नहीं करती है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए।
निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए उपयुक्त तो नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रीन मैन्यूरिंग? जो ग्रीन मैन्यूर होता है हरी खाद, उसमें कौन से क्रॉप सुटेबल या उपयुक्त नहीं है? क्योंकि हरी खाद की फसल, हरी खाद की जो हरी खाद को बनाने के लिए जो फसल प्रयोग उपयोग में लाई जाती है वो सभी दलहनी परिवार की फसल होती है, पल्सेस क्रॉप होती है। तो मूंग, ग्वार और लोबिया। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये आपकी पल्सेस क्रॉप है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपकी अनाज वाली सीरियल क्रॉप है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए। यूरिया उर्वरक में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? चूंकि बहुत इजिली क्वेश्चन और आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, ये हमेशा बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए 46%। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। पौधों के लिए कितने तत्व आवश्यक है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट? तो सभी बच्चों को जनरली इसका आंसर पता होता है 16 तत्व ऐसे होते हैं जो पौधों की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। परंतु अभी कितने तत्व हो चुके हैं? अब 17वां भी आपका तत्व आ चुका है। कौन सी फसल एक वर्षीय नहीं है? विच इज नॉट अ एनुअल क्रॉप, मतलब एक जो एक साल में ग्रो नहीं की जाती है, एनुअल क्रॉप नहीं है। धान, पैडी, मूंगफली, ग्राउंडनट, ग्वार, ज्वार, सोरगम, गन्ना। चूंकि गन्ना एक वर्ष से अधिक वाली फसल है, इसलिए गन्ना एक वर्षीय फसल नहीं मानी जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें गन्ना ऑप्शन लेना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। लाल सड़न एक प्रमुख रोग है। रेड रॉट इज अ सीरियस डिसीज ऑफ? क्योंकि लाल सड़न ये कॉमन क्वेश्चन आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये जो बीमारी होती है, जो रोग है, ये आपका गन्ने का रोग होता है, शुगरकेन की डिसीज है, ऑप्शन नंबर सी। जवाहर, गौरव तथा अंकुर किसमें हैं? जवाहर, गौरव एंड अंकुर आर वेराइटीज ऑफ सोरगम, कॉटन, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन। चूंकि जवाहर, गौरव और अंकुर जो किसमें है, वेराइटीज जो होती है सोयाबीन की वेराइटीज हैं, ऑप्शन नंबर डी। मक्का की बीज दर है, सीड रेट ऑफ मेज इज, ये चूंकि आपको किलोग्राम पर हेक्टेयर में बताना है, 20, 40, 10 और 50। तो मक्का की दो तरह की बीज दर होती है आपकी, एक होती है 18 से 20 और एक होती है 20 से 25। तो करेक्ट ऑप्शन आपको एवरेज में आपको 20 केजी पर हेक्टेयर लेना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अरेचिस हाइपोजिया वानस्पतिक नाम है, अरेचिस हाइपोजिया इज बोटनिकल नेम ऑफ। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन था आपका, ये जो वानस्पतिक नाम है बोटनिकल जो है ग्राउंडनट का है, ऑप्शन नंबर ए। बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनाने से जल की बचत की जा सकती है। थ्रो एडॉप्शन ऑफ ड्रिप इरिगेशन मेथड वाटर कैन सेव। क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो ड्रिप इरिगेशन मेथड होती है उसमें जल की बचत, मतलब आपको सेविंग वाटर के बारे में बताना है। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि जल उपयोग क्षमता या वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी है। वाटर यूज एफिशिएंसी अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका ऑप्शन होगा डी, 80 to 90%। बट क्वेश्चन में काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं, उनको ये समझ में आता है कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जल उपयोग क्षमता या वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है, बट ऐसा नहीं है। कितनी बचत की जा सकती है मेथड में, वाटर आपका कितना सेव होता है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, 40 to 50% आप जल की या पानी की बचत कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि ऊंची नीची जमीन के लिए उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज सुटेबल फॉर अनडुलेटेड लैंड? जो ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जो जमीन होती है वहां पर कौन सी इरिगेशन की मेथड यूज होती है फॉर अनडुलेटेड लैंड? बेड सिस्टम, क्यारी विधि, कुंड विधि, फरोवी सिस्टम, बेसिन विधि, बेसिन सिस्टम, ड्रिप विधि। चूंकि पहली मेथड है आपकी क्यारी विधि, कुंड विधि और बेसिन, ये तीनों यूज नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी ड्रिप विधि। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें डी ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड होती तो हम सबसे पहले उस ऑप्शन पे जाते, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा रसायन प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी कहलाता है? विच ऑफ दी फॉलोइंग केमिकल इज कॉल्ड प्री इमरजेंस? प्री इमरजेंस जो होता है मतलब बुआई के 5-7 एक सप्ताह तक के जो खरपतवार होते हैं उनमें हम उनको मारने के लिए उनको जो खरपतवार नाशी यूज होता है उसे हम बोलते हैं प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी या प्री इमरजेंस विडिसाइड।
तो डायूरॉन पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, चूंकि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं होता है, एसिडिक एसिड भी नहीं होता है, फेरस सल्फेट। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बीडी साइड इसमें दे रखा है आपका डायूरॉन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न से कौन सा खरपतवार नाशी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बीडी साइट? इसमें आपका टुफोर्डी, ग्रामोक्सोन, पेंडिमिथिलीन और जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड हार्मोन है, ये नहीं होगा क्योंकि टुफोर्डी एक खरपतवारनाशी है, विडीसाइड है, ग्रामोक्सोन भी विडीसाइड है, पेंडिमिथिलियन भी विडीसाइड है, और जिब्रेलिक एसिड जो है ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड, ये आपके हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। ज्वार, बरसीम, धान, मटर की फसल चक्र गहनता ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी ऑफ सोरगम, बरसीम, पैडी एंड पी। चूंकि ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, तो इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर आपको कैलकुलेट करना है क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी को, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला दे रखा है, आप नोट कर लीजिए कि नंबर ऑफ क्रॉप्स इन ए ईयर, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन ए रोटेशन, नंबर ऑफ क्रॉप आपकी कितनी है, और नीचे आएगा आपका ड्यूरेशन ऑफ ईयर। चूंकि नंबर ऑफ क्रॉप की मैं बात करता हूं, तो दे रखी सबसे पहले सोरगम, बरसीम, पैडी और पी। तो क्रॉप, नंबर ऑफ क्रॉप हो जाएगी 4 इंटू 100 होगा, क्योंकि परसेंट में इसकी जो यूनिट होती है, इंटेंसिटी जो हमेशा निकलती है, वो परसेंट में ही निकलती है। और ड्यूरेशन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरेशन होता है। सोरगम चूंकि खरीफ क्रॉप में ग्रोन की जा रही है, बरसीम रबी क्रॉप में, तो 1 ईयर आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट ईयर में आपका पैडी खरीफ में इन्होंने ग्रो किया है, और पी इन्होंने रबी में ग्रो किया। तो इस तरह से आपका जो ड्यूरेशन ईयर का होता है वो 2 ईयर का होता है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो करेक्ट इसका जो होगा, इसकी इंटेंसिटी जो निकल के आएगी, जो कैलकुलेट होगी, होगी 200%, ऑप्शन नंबर ए। फल वाले बाग लगाने के शुरू के वर्षों में किस खेती का प्रचलन है? व्हिच सिस्टम इज पॉपुलर इन अर्ली स्टेज ऑफ फ्रूट ऑर्चर्ड? अगर कोई भी फार्मर पहले स्टेज में अगर अपने फ्रूट ऑर्चर्ड, फल बाग लगाना चाहता है, तो उसको पहले स्टेज में क्या, कौन सी सिस्टम पॉपुलर होती है? समांतर खेती, पैरेलल क्रॉपिंग, सहचर खेती, कैंपिनियन क्रॉपिंग, ओवरलैपिंग खेती, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, सहफसली खेती, इंटर क्रॉपिंग। चूंकि जो किसान होता है, फ्रूट ऑर्चर्ड जब लगाया जाता है, तो शुरुआत के 3 सालों तक उसको कोई कुछ भी इनकम नहीं होती है, और उन फल वृक्ष जो होते हैं, फ्रूट क्रॉप जो होती है, उनके बीच में खाली पड़ी जो स्पेस होती है, उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, ताकि उसे कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए। तो उस क्रॉपिंग जो सिस्टम यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर डी। सर्वे में काम आने वाली मैट्रिक चेन की लंबाई होती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैट्रिक चेन यूज्ड इन सर्वे? तो मैट्रिक चेन में आपकी जो यूज होती है, वो आपकी 20 मीटर की यूज होती है, ऑप्शन नंबर सी। सर्वे में काम आने वाला चुंबकीय द्विसूचक किस दिशा की जानकारी देता है? व्हिच डायरेक्शन इज गिवन बाय मैग्नेटिक कंपास यूज्ड इन सर्वे? जो मैग्नेटिक कंपास होता है, जनरली जो डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन जो शो करता है, वो आपके नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन को ही शो करता है। ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जब अमरूद के पौधों की दूरी जो होती है, डिस्टेंस, वो 8 into 8 मीटर हो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 हेक्टेयर व्हेन द डिस्टेंस ऑफ गुआवा प्लांट्स इज 8 into 8 मीटर। चूंकि ये भी एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप की या पर्टिकुलर प्लांट की आपको नंबर ऑफ प्लांट्स निकालना होता है, तो उसके लिए नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू एरिया अपॉन स्पेसिंग। एरिया कितना आपके पास, क्योंकि उन्होंने एरिया दे रखा है 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में, अब 1 हेक्टेयर में आपका कितना मीटर स्क्वायर होता है? तो 10,000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। डिस्टेंस, स्पेसिंग कितनी है? रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 8 into 8, तो हम लिख देंगे नीचे अपॉन में 88 into 8, एरिया अपॉन स्पेसिंग में। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो ये कैलकुलेट होकर इसका आंसर आता है 156 प्लांट। चूंकि 156 प्लांट गुआवा के 1 हेक्टेयर में आपके क्रॉप इनकी जनरली प्लांटिंग होगी, तो ऑप्शन नंबर ए। 46 है आपका, द टाइम ऑफ बडिंग इज इन रोज इज, गुलाब में बडिंग का समय होता है। तो जनरली ये भी काफी इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए,
जनवरी में आपकी बडिंग की जाती है। 47 है, इनमें से कौन सा पिगमेंट टमाटर में लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन टोमेटो? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही दे दिया क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होता है। लाइकोपीन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन। तो करेक्ट ऑप्शन सभी बच्चों को पता है, डायरेक्टली क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपीन। सब्जियों की कितनी मात्रा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को उपयोग करनी चाहिए? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स शुड बी यूज्ड पर डे बाय पर पर्सन? एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी वेजिटेबल्स खाना चाहिए जो उसके लिए है? तो जो पर कैपिटा एबिलिटी जो है वो आपकी इसमें दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए, 300 ग्राम। एक व्यक्ति को जनरली प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी खाना चाहिए। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। फूलगोभी का वानस्पतिक नाम है, द बोटनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर। तो मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटीज बोट्राइटिस, ऑप्शन नंबर ए। डेकस करोटा गाजर का है, कैरोट का। एलियम सेपा जो है आपका ओनियन का है, और मूसा पैराडिसिका जो है आपका बनाना का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कौन सा फल विटामिन ए में सबसे ज्यादा धनी है? विच फ्रूट इज रिच इन विटामिन ए? तो विटामिन ए सबसे ज्यादा जो होता है आपका वो मैंगो में ही होता है। जो रीप मैंगो जो होता है, पका हुआ आम जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए की % ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से बच्चों मैंने आपके सामने 50 एग्रीकल्चर के जो क्रॉप प्रोडक्शन के हैं, फसल उत्पादन के, वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, पशुपालन की। 51 वाला क्वेश्चन है, बछड़े में बधियाकरण का सही समय होता है? चूंकि बछड़े में बधियाकरण जो द बेस्ट टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन इन बुल काल्फ इज 8 to 10 वीक्स, 16 to 20 वीक्स, 24 to 30 वीक्स। जब बछड़ा 3 से 4 महीने का हो जाता है तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तब जब इसमें बधियाकरण किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 24 to 30 वीक्स। 3 से 4 महीने इसका कैलकुलेट होकर आपका आएगा। 52 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम योनि का तापक्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना इज? ये भी नोट्स से आया क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 42 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। भेड़ का मांस कहलाता है, सीप मीट इज कॉल्ड। तो काफी ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन नंबर सी, मीटॉन। 54 मक्खन में नमक की प्रतिशत मात्रा होती है, सॉल्ट परसेंट इन बटर। जो मक्खन होता है उसमें जो नमक की मात्रा आपकी निकल के आती है, सबसे कम ही नमक की मात्रा होती है, सबसे कम परसेंट होता है 1.5%, ऑप्शन नंबर ए। भैंस के दूध से लगभग खोआ प्राप्त होता है, रिकवरी ऑफ खोआ फ्रॉम बफेलो मिल्क इज अबाउट। जो भैंस का दूध होता है उसमें जो रिकवरी खोआ है, कितना खोआ आपको प्राप्त होता है? तो करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी, 23 से लगा के 25% तक अप्रोक्स जनरली इसका इतना डेटा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 56 है, मक्खन में सुगंध उत्पन्न करने वाला निम्न में से कौन सा कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेवरिंग एजेंट ऑफ बटर? क्योंकि जो बटर होता है उसमें जो फ्लेवरिंग एजेंट जो होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली लैक्टोज नहीं होगा, कैसीन नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो वैसे आउट है। डाइएसिटाइल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, डाइएसिटाइल। ताजे दही में लैक्टिक अम्लता होती है, लैक्टिक एसिडिटी इन फ्रेश दही। जो ताजा दही होता है उसमें लैक्टिक अम्लता जो होती है वो 0.65% होती है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। दही बनाने के लिए जामन की मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ स्टार्टर कल्चर फॉर दही मेकिंग इज। जो स्टार्टर होता है दही बनाने के लिए वो आपका जो कितना परसेंट उसका यूज होता है, तो 1 to 3%, ऑप्शन नंबर ए। सेपरेटा दूध में वसा होती है, सेपरेटेड मिल्क कंटेन फैट अमाउंट। सेपरेटा दूध में जो फैट होता है वो आपका 0.5%, ऑप्शन नंबर बी। अच्छी किस्म के घी में दूध वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? इन गुड क्वालिटी घी हाउ मच मिल्क फैट शुड बी प्रेजेंट? चूंकि जो घी होता है, जो बटर होता है, घी जो सॉरी बटर नहीं, घी इसको बोलते हैं, घी जो होता है उसमें जो फैट परसेंट जो होता है वो होता है आपका 99 to 99.5%, ऑप्शन नंबर डी।
काफी इजी क्वेश्चन। खुरपका मुंहपका बीमारी को कारक है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एफएमडी फूट एंड माउथ डिसीज इज बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ और नन ऑफ दिस। काफी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, वायरस, ऑप्शन नंबर बी। मिल्क फेवर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। दूध ज्वर दिन में से किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है। कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और नॉन ऑफ दिस। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में दुग्ध ज्वर उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कॉक्सिडियोसिस बीमारी का कारक है कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉक्सिडियोसिस डिसीज इज। जो कॉक्सिडियोसिस जो बीमारी होती है जनरली, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। क्लॉस्ट्रिडियम सोवियाई निम्न रोग का कारक है। क्लॉस्ट्रिडियम सोवियाई इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर लंगड़ी जिसको लोग बोलते हैं, रिंडरपेस्ट और मैस्टिटिस थनेला। तो ये जनरली ये भी जो आपकी जो एनिमल डिसीज होती है, पशु बीमारी है, उससे क्वेश्चंस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा ए, ब्लैक वाटर लंगड़ी जो रोग होता है वो आपकी क्लॉस्ट्रिडियम सोवियाई के रोग कारक से होता है। ट्रोकोर और कैनुला का प्रयोग होता है। ट्रोकोर एंड कैनुला यूज्ड इन, ये चूंकि गलत दे रखा है, अफर नहीं है, अफरा है ये। टेम्पेनी, रिंडरपेस्ट, न्यूमोनिया और नन ऑफ दिस। तो जो ट्रक और कैनुला जो इक्विपमेंट है ये यूज होता है आपके टेम्पेनी में। अफरा, पशुओं को जब अफरा हो जाता है तो उस टाइम ट्रोकोर और कैनुला जो इक्विपमेंट होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में कच्चे प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। इसमें क्रूड प्रोटीन परसेंट इन लैइंग जो पोल्ट्री फीड शुड बी। जो लैइंग पोल्ट्री फीड होती है, अगर आपकी पोल्ट्री फीडिंग की हम लोग बात करते हैं, उसमें जो लेयर होती है उसके लिए क्रूड प्रोटीन जो परसेंट होता है जनरली होता है ऑप्शन नंबर ए 18%। ये काफी इजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन। जिनमें से मुर्गी के शरीर का उचित तापक्रम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन। जो मुर्गी जो हैन होती है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ऑप्शन नंबर सी 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में निकालना जाओगे तो ये निकलता है आपका 40 टू 41 डिग्री 41 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स में। ऑप्शन नंबर सी। 68 में मुर्गी ग्रहों में आदर्श तापक्रम होता है आइडियल टेम्परेचर इनसाइड पोल्ट्री हाउस। जो पोल्ट्री हाउस होता है उसमें आइडियल टेम्परेचर कितना होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए 50 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका एक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। खाने वाली मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है, क्योंकि एवरेज वेट कितना होता है जो टेबल एक जो होते हैं चिकन में। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए 55 ग्राम। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी। आवरण अंडे के कुल भार का लगभग प्रतिशत होता है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। एक सेल कंट्रीब्यूट्स अबाउट पर परसेंटेज ऑफ टोटल। एक जो वेट होता है उसका 11% जनरली कंट्रीब्यूट करती है। ऑप्शन नंबर बी। ये भी काफी इजी क्वेश्चंस जो हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? इन मिल्क प्रोडक्शन इंडिया रैंक इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया में जो भारत की जो रैंक है दूध उत्पादन में वो प्रथम है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? पर कैपिटबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया इज 200 ग्राम, 212 ग्राम, 242 ग्राम, नन ऑफ दिस। चूंकि ये 2008 का पेपर है तो इस टाइम जो उपलब्धता है वो कम है। अभी जो उपलब्धता है आपकी वो है 337 ग्राम पर डे। मतलब एक दिन में प्रति पर पर्सन एक व्यक्ति को 337 ग्राम दूध अभी उपलब्ध हो रहा है ना। और इसका ऑप्शन उस टाइम के अकॉर्डिंगली 2008 के एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी 242 ग्राम। दुकाजी गाय की नस्ल है ड्यूल पर्पस ब्रीड ऑफ काउ इज। जो दुकाजी नस्ल होती है हरियाणा, गिर, साहिवाल और केनकरा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा ए हरियाणा।
ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। बकरी की विदेशी नस्ल है, एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ गोट इज बीटल, चेगू, बारबरी और अल्पाइन। तो मुझे इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अल्पाइन, चूंकि अल्पाइन एक एक्सोटिक ब्रीड्स है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी काफी इजी क्वेश्चन। सबसे अच्छी ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? विच ब्रीड्स ऑफ शीप इज फेमस फॉर फिनिश्ड वूल? सबसे अच्छा जो ऊन निकलता है, जो सबसे अच्छा जो ऊन जो फिनिश्ड वूल होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी मैरिनो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी काफी इजी क्वेश्चन। भेड़ का गर्भकाल निम्न होता है, गेस्टेशन पीरियड इन केस ऑफ सीप, क्योंकि सीप की गेस्टेशन पीरियड की हम लोग बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 150 दिन जो होता है। और गाय का जो होता है वो 200 टू 85 डे, ऑप्शन होगा इसका। गाय का अगर पूछें तो डी ऑप्शन होगा। तो भेड़ का जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी। भदावरी भैंस का मूल स्थान है, ओरिजिन ऑफ भदावरी बफेलो इज यूपी। ये भी काफी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। गाय का मध्यकाल होता है हीट परेड इन केस ऑफ काउ। ये क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, इनको एक बार पढ़ो और ये याद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी 12 टू 24 हॉर्स, 12 से 24 घंटे का इनका मध्यकाल जो होता है गाय में होता है, हीट परेड होता है, ऑप्शन नंबर सी। गाय के रुमेन की भंडारण क्षमता होती है, स्टोर कैपेसिटी ऑफ रुमेन इन केस ऑफ काउ इज। तो ये आपका जो रुमेन जो होता है, आमाशय जो होता है, 4 आमाशय होते हैं, उसमें फर्स्ट है आपका रुमेन। रुमेन में जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो होती है आपकी 100 लीटर्स, ऑप्शन नंबर ए। चूंकि 80 क्वेश्चन ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मेंडल वी संयोजन नियम के अनुसार मोनोहाइब्रिड की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से कौन सा अनुपात मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज फाउंड इन F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये गलती से आपके एनिमल हस्बेंड्री के एग्जाम पेपर में आया है। इसका ऑप्शन होगा 1:1, ऑप्शन नंबर ए। गाय में गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या, चूंकि क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है, इन्होंने पूछा है कि गाय में गुणसूत्रों की जोड़ों की, नंबर्स जो पेयर्स होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो आप बता सकते हैं 60। पर अगर आपसे जोड़ों में पूछे तो जोड़ों में इसकी जस्ट आधी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 30। निम्न में से गो दोहन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर मिल्किंग? ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, जो मिल्किंग की बेस्ट मेथड आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं। अंगूठा विधि, चुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि और नन ऑफ दिस। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, जो पूर्ण हस्त विधि जो होती है वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। ब्याने के तुरंत बाद के दूध को कहते हैं? प्रथम दूध, कोलेस्ट्रम जिसको खीस बोलते हैं हम लोग, संपूर्ण दूध और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्यादा मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग खीस या कोलेस्ट्रम के नाम से बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। दूध उतरने के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है करेक्ट, ये आपका हार्मोन दूध के लैक्टिन के लिए, मिल्क लैक्टिन जो होता है काऊ में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन नंबर बी। दूध में सबसे अधिक संघटक होता है वसा, फैट, जल, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो दूध में सबसे ज्यादा जो संघटक होता है आपका, वो पानी का होता है, 87% जो वाटर होता है। तो सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन की बात करते हैं मिल्क में, तो आपका वाटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में से किस नस्ल की गाय के दूध में वसा सबसे अधिक होती है? बीच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ काउ हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट। सबसे ज्यादा काउ की कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसमें फैट होता है? तो ऑप्शन नंबर डी गीर। 87 की बात करें, सेपरेटा मिल्क दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है? लैक्टोमीटर रीडिंग ऑफ सेपरेटेड मिल्क इज, तो जो आपकी रीडिंग होती है आपकी सेपरेटा दूध की लैक्टोमीटर में हम बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 35 से 37 के आसपास इसकी रीडिंग होती है।
ये भी काफी इजी क्वेश्चन। गाय के दूध में संपूर्ण ठोस पदार्थ होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड कंटेन ऑफ काउ मिल्क। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 12.5%, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था मिल्क का जो कंपोजिशन होता है 87% के आस अप्रोक्स में पानी होता है, तो पानी आउट हो जाता है। रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो आपका सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड कंटेन होता है 12 से 13% के अप्रोक्स में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 89 की बात करते हैं। 89 में भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बफेलो मिल्क। जो बफेलो का मिल्क होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो काफी इजी क्वेश्चन, 1.030 से लेकर ये होता है 1.032। ऑप्शन नंबर ए। ये भी काफी इजी क्वेश्चन, इसमें आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्वेश्चन पूछा। कोलेस्ट्रम जो होता है, खीस जो होती है, उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। 91 की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन काउ। काफी इजी क्वेश्चंस कि जो गाय जो होती है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जनरली जो हड्डियां होती है 180 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर डी। 92 की बात करते हैं। दुग्ध चूर्ण में निम्न में से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। मिल्क पाउडर शुड कंटेन नॉट मोर देन फॉलोइंग मॉइस्चर। जो आपका दुग्ध ज्वर जो होता है उसमें आपकी जो मॉइस्चर परसेंट जो होती है वो होती है आपकी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये भी काफी इजी क्वेश्चंस कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? हाउ येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू कैसीन, लैक्टोज, कैरोटीन, नॉट। ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन। डायरेक्ट क्वेश्चन। 94 की बात करते हैं। टॉन्ड मिल्क में वसा प्रतिशत कितना होता है? जो टॉन्ड मिल्क, टॉन्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि टॉन्ड मिल्क, डबल टॉन्ड मिल्क नहीं पूछा है। टॉन्ड मिल्क में जो वसा परसेंट होती है, जो फैट परसेंट होता है वो 3% होता है, और डबल टोन की अगर क्वेश्चन पूछता है तो 1.5%, इसका जस्ट हाफ हो जाता है। तो अभी फिलहाल के जो क्वेश्चन है 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गाय के दूध में केसीन होता है 2.5%, 3%, 3.5% और 4%। तो गाय के दूध में जो केसिन होता है आपका 2.5% के अप्रोक्स में होता है। ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूध उबलने का औसत टेम्परेचर तापमान होता है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो मिल्क बॉइलिंग का। तो दूध कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 99.5 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बरसिम के सूखे चारे में पाच्य प्रोटीन है 8.5%, 10.5%, 12.5%। तो जो बरसीम होती है उसमें जो आपका जो पाच्य प्रोटीन जो होती है वो होती है आपकी 8.5%। ऑप्शन नंबर ए। शारीरिक पोषण आवश्यकता हेतु दिया जाने वाला आहार निम्न निम्न समय के लिए होता है। 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए और 48 घंटे के लिए। करेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे के लिए। अच्छे साइलेज का पीएच उचित होता है। जो क्वेश्चन है कि आइडियल पीएच ऑफ गुड साइलेज, तो 2.5 टू 3.2, 3.5 टू 4.2, 4.5 टू 5.2। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपकी नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन, 3.5 टू 4.2 इसका राइट आंसर होगा। सॉरी इसका राइट आंसर होगा 4.5 टू 5.2। अच्छे साइलेज का पीएच उचित होता है, नहीं, इसका राइट आंसर होगा आपका बी, 3.5 टू 4.2। 100 क्वेश्चंस की 100 वाला क्वेश्चन में उसकी बात करता हूं। तो 4 जोड़े स्थायी दांत फुल माउथ निकलने पर बैल की आयु होती है। इन्होंने एज पूछी है बैल की, जब उसके पास उसका फुल माउथ हो जाता है, 4 जोड़ी जो स्थायी दांत होते हैं वो आ जाते हैं। तो इसकी जो एज होती है वो होती है आपकी 5 ईयर की एज होती है। ऑप्शन नंबर बी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने आपको एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस की। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से मैं आपके सामने एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन लेकर आया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।